बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? एक नई खूबसूरत महकती हुई रोशन सुबह आप सबको मुबारक हो और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारी नेक ख्वाहिशें आज के नए दिन के लिए, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, मेरे मेहमान के लिए भी और उन तमाम लोगों के लिए जो घरों पर, ऑफिस में, बाहर जहाँ पर भी हमें देख रहे हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो, एक यादगार दिन हो, आपको आज के दिन खुशियाँ मिलें और आप जिन ख़बरों का, जिन अच्छी ख़बरों का इंतज़ार कर रहे हैं, आप थोड़ी ही देर में आपके मोबाइल पे वो मैसेजेस या कॉल्स आ जाएंगे, क्योंकि आजकल तो मोबाइल ही है ना जो आपको सारी खबरें पहुंचा रहा होता है। तो मैं भी आज बार बार अपना मोबाइल चेक करूंगी। सो बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ जनाब। और आज जिस तरह के हमेशा की तरह जो हमारा पहला सेगमेंट होता है वो होता है हेल्थ के हवाले से। सो आज भी हम अपने पहले सेगमेंट में हेल्थ के हवाले से ही बात करेंगे। बारहा प्रोग्राम्स में हम बात करते रहते हैं मौसम की तब्दीली के हवाले से, और जिस तरह अभी भी हम मौसम की तब्दीली की तरफ बढ़ रहे हैं, गर्मी से हम सर्दी की तरफ बढ़े हैं। गो के गर्मी अभी भी मौजूद है, रातें ठंडी हो गई हैं, थोड़ा मौसम तब्दील हो रहा है, दिन में अभी भी गर्मी मौजूद है। दोपहर में सख्त गर्मी होती है दोपहर में, लेकिन जब आप शाम की तरफ बढ़ते हैं या रात की तरफ जाते हैं तो काफ़ी जो है वो खुनकी है या मौसम तब्दील हो जाता है। इन तब्दीलियों के साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम आती है जो है बुखार है या आपका गला ख़राब हो जाना, फ्लू की कंप्लेन, ये बहुत ज़्यादा है और इस पे ही हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बात की जा सके ताकि आप अच्छे से जो है इस मौसम की तब्दीली को और आने वाले विंटर्स को जो है वो वेलकम कर सके। तो आज ये गले की ख़राबी या इन तमाम मसाइल पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ENT स्पेशलिस्ट हैं, आप मुझसे ज़्यादा इनको पहचानते हैं, डॉक्टर फसीउल्लाह मीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि डॉक्टर्स जो हैं वो तो बड़े पंक्चुअल होते हैं ना, बड़े टाइम जो है वो कैलकुलेशन के साथ हर चीज़, लाइफ पूरी, बल्कि लाइफ ही उनकी जो है बड़ी बड़ी कैलकुलेटेड होती है। तो जब वेकेशन या छुट्टी मिलती है, नॉर्मली तो नहीं मिलती होगी आपको, नहीं मिलती, लास्ट वेकेशन याद है कब किए थे? ये याद है कि मुझे याद नहीं है। क्या बात है, आप शायर हो गए मुझे लग रहा है। ये याद है कि मुझे याद नहीं। वाह डॉक्टर साहब, अच्छा। तो अच्छा चले, अगर इस तरह की कोई मेमोरी आपके लिए बनाने का आपको टाइम दिया जाए तो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या होगी? वैसे आजकल अपने हर मेहमान से फेवरेट डेस्टिनेशन पूछ रही हूँ, इसका मतलब है मुझे छुट्टियों पे जाने की ज़रूरत पेश आ रही है। आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं जाऊँ छुट्टियों पर। नहीं, मैं देखिए, हर शख्स को ब्रेक की ज़रूरत होती है ना लाइफ में। जब आप अपने काम से थोड़े टाइम के लिए ब्रेक लेते हैं, या काम से ब्रेक लेने से मुराद मेरी है कि आप कहीं घूमने जाते हैं, थोड़ा अपने लाइफ से उस सिचुएशन से निकलते हैं, हटते हैं, तो यू फील गुड। आप फिर जब वापस आके और बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मे बी आई एम रॉन्ग। You're right, everybody needs a break। और होता है कि जब छुट्टियों पे जाने का प्लान बनाते हैं ना, उसके जो वर्किंग होती है वो भी एक एंजॉयमेंट है। एंड व्हाट यू डू इज इन वेकेशंस आप ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा चलते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेंटल रेस्ट। आप उस माहौल से, उस मुसीबतों से, उस रोज़ के जो काम करते हैं तो उससे बिल्कुल अलग हट जाते हैं और यू आर जस्ट डिफरेंट एंड देन you forget about everything and just नए enjoy। चेहरे, नई जगहें और मुख्तलिफ खाना, मुख्तलिफ जायके आपको और आपको नज़र आ रहे होते हैं, वरना वही वो आपको अपने घर वालों के चेहरे, माशाल्लाह से आपके प्यारे घर वाले होते हैं, आपके ऑफिस वाले, वही चंद चीज़ें हैं जो आपकी नज़रों से गुजर रही होती हैं। आपको कुछ नया डिफरेंट एक्सप्लोर करने को मिलता है, तो ज़रूर वक्त निकाला कीजिए और ज़ाया कीजिए। तो डॉक्टर साहब, कहाँ जाने का अगर आपको मौका मिले, आप खुद ही अपने आप को अगर स्पॉन्सर करें तो आप मैं खुद ही करता हूँ स्पॉन्सर। तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? मैं इंग्लैंड जाने कह रहा हूँ। इंग्लैंड जाना चाहेंगे, ओके। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में आप गए, नॉर्दर्न एरिया आपने घूमे? ओके, राइट जनाब, ज़बरदस्त। तो ज़रूर प्लान बनाइए और घूमिए फिरिए। वैसे कहते हैं कि जब ये मौसम की तब्दीली हो ना, इस वक्त थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम होती है आपकी तबीयत ख़राब होने का, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा होता है। तो हर जगह पर जो है वो आप जब कहीं जगह भी तब्दील करते हैं तो शायद वहाँ पर भी आपको इस तरह के कोई मसाइल पेश आ सकते हैं।
है तो कोशिश कीजिए जब प्रॉपर मौसम हो उस टाइम आप जो है अब वो जाकर अपने वेकेशंस को एंजॉय कर सकें। ये तो एक वेकेशन की बात हुई, लेकिन जो हम बात कर रहे थे मौसम की तब्दीली के हवाले से, डॉक्टर साहब कुछ सवालात आए थे, वो भी मैं आपसे शामिल कर लूँ मौसम की तब्दीली के हवाले से ही, कि ये जो टॉन्सिल्स हैं इनको आप लोग तो बहुत आम सी चीज़ है, एक दिन आप पेशेंट आता है सर्जरी कराता है और चला जाता है, लेकिन हाँ सवाल ये थे कि क्या टॉन्सिल्स जो हैं वो करवाने से आवाज़ तब्दीला हो जाती है या जो है वो किसी तरह की कोई तब्दीली महसूस करता है इंसान अपने अंदर, एक चीज़ आप अपनी बॉडी से निकलवाते हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए डॉक्टर साहब से पूछ लूँगी। डॉक्टर साहब थोड़ा बता दीजिए ऐसा कुछ है? देखिए टॉन्सिल्स निकलवाने के बाद अगर टॉन्सिल्स बहुत बड़े हैं, अच्छा पहले तो बता दीजिए टॉन्सिल्स हैं क्या प्रॉब्लम क्या होती है? अगर मैं समझा सबको मालूम है टॉन्सिल्स क्या है, सारे अगर लोग मेरे जानते जैसे हैं, कुछ होंगे जिनको सारे ना लोग जानते हैं कि गुदूद हैं जो गले में होते हैं, ठीक है, और सारे लोगों को पता है कि ये मदाफ़ियत के लिए हैं, डिफेंस के लिए हैं, और ये लोकली जो है कंट्रोल करते हैं, जरासीम को पकड़ लेते हैं ताकि आप सेहतमंद रहें। ओके। अब टॉन्सिल्स अगर खुद कोई गलत काम करें, अगर चौकीदार चोरी करने लगे तो आप क्या करेंगे? मामला खराब, मामला खराब है। आप रिप्रिमांड करेंगे, उसको कुछ एंटीबायोटिक देंगे, या फिर अगर वो ज़्यादा ही हो रहा है तो उसकी छुट्टी कर देंगे। तो अगर टॉन्सिल्स इतने ही तंग कर रहे हैं कि वो ग्लैंड्स हो जाए सर्वाइकल में या यानी नेक में, और साथ ही अगर टॉन्सिल्स जब एक काम कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो जिस्म के लिए, गुर्दों के लिए, दिल के लिए और जोड़ों के लिए बहुत ख़राब है, तो वो बड़ी ख़राब बात है। अगर ASO टाइटर, उसको हम टेस्ट का नाम है जिसको हम करवाते हैं, अगर वो बड़ा हुआ है तो भाई टॉन्सिल्स निकालना है। टॉन्सिल्स निकालते में ये वैसे ही टॉन्सिल्स का ऐसे सवाल है, कुछ लगा जी निकालना ज़रूरी था भी या नहीं, डॉक्टर साहब ने जल्दी कर दी, तो लोग ये सोचें कि टॉन्सिल्स के जब मैं फ़ैसला करता हूँ तो हतमी तौर पर मैं चंद चीज़ें देखता हूँ कि टॉन्सिल्स बॉडी के लिए कितने नुकसानदेह हैं, टॉन्सिल्स बार बार हो रहे हैं तो क्या वजह है, वजह दूर करूँगा पहले, और वजह दूर करने के बाद भी टॉन्सिल्स अपनी जगह बार बार ख़राब हो रहे हैं तो उन्हें निकालना ज़रूरी होता है। आपको मैं बता दूं कि मैं अगर महीने में अगर 100 सर्जरीज करता हूं तो टॉन्सिल्स 4 या 5 ही करता हूं, तो आई एम सो सेलेक्टिव इन डूइंग टॉन्सिल्स। और टॉन्सिल्स का ऑपरेशन बहुत मामूली ऑपरेशन है, और पील आउट करते हैं, बिल्कुल आराम से निकल आते हैं। अच्छा, इसको निकलवाने के बाद तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन, लेकिन अगर आपने चौकीदारी हटा दिया घर से तो फिर तो घर में फिर तो आप नहीं, जिसम में और भी मुदाफ़ियत के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मिलियंस ऑफ ग्लैंड्स, वो उनका काम वो ये टॉन्सिल्स कर रहे हैं अकेले, तो अकेले टॉन्सिल्स मुदाफ़ियत के लिए जिम्मेदार नहीं है। दूसरा सवाल आपका ये था इसमें इम्पॉर्टेंट, क्या टॉन्सिल्स निकालने से आवाज़ में तब्दीली आती है? हाँ, उन बच्चों में जिनमें बहुत बड़े टॉन्सिल्स हैं और उनके एडिनॉइड्स भी हों, टॉन्सिल्स की तरह टिश्यूज़ होते हैं नाक के पिछले हिस्से में, अगर उन्हें निकाल दें तो उनमें आवाज़ में बेहतरी आती है, चेंज आता है, बेहतर चेंज होता है। उस चेंज को लोग पेरेंट्स एकदम कहते हैं इसकी आवाज़ बदल गई, तो हम पहले से बताते हैं कि और उसमें था इकोइंग पैदा होगी। अब आपका इकोइंग का तो पता है, म्यूजिक में इको डालते हैं तो फिर उसकी आवाज़ और अच्छी प्यारी हो जाती है, राइट जनाब। लेकिन कहते ये हैं कि जितनी यंग एज में आप ये टॉन्सिल्स की सर्जरी करा लें उतना बेहतर होता है, क्योंकि इसकी वजह से आप बार बार बीमार हो रहे होते हैं। जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं या जो लोग कॉलेज जा रहे होते हैं या ऑफिस जाने वाले बार बार बीमार होते हैं। डॉक्टर साहब ये बड़ा यूरोप में जो टॉन्सिल्स करने की उम्र है आमतौर पर देखा गया वो 3 से 7 साल के दरमियान के बच्चों की मेजॉरिटी इस ग्रुप में होती है टॉन्सिल्स का ऑपरेशन। और टॉन्सिल्स के ऑपरेशन कराते हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन की सर्जरी है, आप आएँ उसी दिन घर ले जाएँ, और बच्चों में पेन कम होता है। अडल्ट लाइफ में अगर टॉन्सिल करते हैं दर्द ज़्यादा होता है। अच्छा, दर्द भी मैंने फिर देखा कि मेरे ऑब्जर्वेशन में 30 से 5वें और 7वें दिन ज़्यादा होता है। अच्छा। पता नहीं क्यों ऐसे, लेकिन आपको मिलती चीज़ें बहुत खाने को जो है ना, उसके बाद आपको आइसक्रीम खिलाई जाएंगी, आपको एक्सरसाइज के लिए जो है वो गम्स, च्यूइंग गम्स दी जाएंगी और इस तरह की चीज़ें। लेकिन डेफिनेटली एक चीज़ है, सर्जरी से आप गुजरते हैं तो आपको पेन ज़रूर आपको फील होता है, लेकिन यह है कि उसके बाद आपको बहुत रिलीफ मिलता है, आप बीमारी से बच जाते हैं, बार बार डॉक्टर के पास जाना। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो है इसमें इंजेक्शंस का भी कोर्स करते हैं, क्या वो भी हेल्पफुल होता है? वेल, बाज़ वक्त अगर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं तो करते हैं, उसका कोर्स भी देते हैं, कवर करते हैं ताकि वो उससे बीमारी से बचे रहें, टॉन्सिल्स होने से बचे रहें।
मैं ज़्यादा उसके फेवर में, उसके स्कूल ऑफ थॉट से है कि कुछ लोग कंजर्वेटिव तरीका है ताकि उसको कवर रखते हैं, तो एंटीबायोटिक कवर में रखते हैं। कितने अरसे तक देंगे? कितने अरसे तक? और फिर आप देते हैं उसे पेनिसिलिन, तो होते हैं लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन। अगर पेनिसिलिन जिसम में जाओ उसको आप एलर्जी किसी भी वक्त डेवलप हो सकती है, तो वो ज़रा ख़तरनाक भी हो सकता है वो। अच्छा, ये जो हम अभी बात कर रहे थे, ये तो चलें टॉन्सिल्स के हवाले से एक मुकम्मल जो है वो डॉक्टर साहब ने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल है तो नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 021322227070। आप सवाल जो बताएंगे उसको हम ज़रूर शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में। जो भी आपका सवाल होगा डॉक्टर साहब उसका जवाब देंगे। टॉन्सिल्स के हवाले से या किसी और प्रॉब्लम के हवाले से, ENT के मसला हो आपका, एयर का, नोज़ का या थ्रोट का, आप जान सकते हैं। गले में खिचखिच एक बड़ा आम सा मसला है। मौसम की तब्दीली के साथ साथ ये चीज़ आती है, चाहे आपका गला ख़राब हो ना हो, कोई भी चीज़ ऐसी आप खा लेते हैं तो आपके गले में जो है वो खिचखिच या थोड़ी सी खराश सी आने लग जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम का फ्रूट चेंज हो गया आता है, ठीक है, अभी हमारे पास सिट्रस फैमिली आना शुरू हो जाएगी। अभी हमारे पास वो जो मीठे हैं, जो थोड़े कड़वे होते हैं लेकिन उनको मीठा कहा जाता है, ग्रेप फ्रूट हैं, अभी ऑरेंजेस आने लग जाएंगे। ये तमाम चीज़ें कहते हैं कि ये कीनू आएगा। यू लाइक कीनू? ओके। सो जो कीनू है वो बहुत अच्छे होते हैं। सिट्रस फ्रूट बड़ा अच्छा है आपके गले के लिए भी, और तमाम आपको मौसम के हवाले से जो बीमारियां उनसे महफूज रखता है। ये बड़ा सवाल होता है कि गला ख़राब है, इसको कीनू, खट्टी चीज़ों से बचाओ, ऑरेंज नहीं देना। लेकिन ये तो मौसम का फल तो बीमारियों से लड़ने के लिए ही आता है ना, तो फिर इस पर आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, ये फल बहुत अच्छे होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स जितने होते हैं उसमें विटामिन सी की बेहद मकदार होती है। सही। अब जैसे ज़ुकाम हो, लोग नींबू ले लेते हैं, नींबू में डाल के चाय पीते हैं, ग्रीन टी में नींबू, तो दिस इज विटामिन सी। तो सिट्रस फ्रूट आर वेरी गुड। वो लोग जो अनलकीली जिन्हें ज़रा सिट्रस फ्रूट के बाद गले ख़राब हो जाते हैं, हिस्सास गला, उनको अवॉइड करना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। तो वन ऑफ द वेरी गुड फ्रूट्स है ये मौसम है फ्रूट्स के खाने का। अदरवाइज जो है वो आप, अदरवाइज तो आम भी गुजर गया बहुत अच्छा, लेकिन वो खासा मिठास रखता था तो ज़रा हाथ रोकना पड़ता था। अच्छा, राइट। वरना अच्छा, आपका फेवरेट फ्रूट मतलब आम और ऑरेंज? आम और कीनू। अच्छा, और ये दो फ्रूट्स हैं आपके फेवरेट? हाँ, ये दो। अच्छा, वैसे अभी अनार भी मौजूद है, और अनार भी कहते हैं कि वो जो है उसको भी बहुत अहमियत हासिल है फ्रूट्स में। उसके ऊपर एक क्राउन भी बना होता है, एक प्यारा सा क्योंकि अगर आप उसकी अफादियत को देखें ना अनार की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और उसका इस्तेमाल आपके जिस्म में, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम है, क्योंकि सेब जो है वो भी सेहत का ख़जाना है, और अनार इट्सेल्फ बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो इन दोनों फ्रूट्स पर जो है वो ज़रूर आपके लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम करूँगी। वो है ना, an apple a day keeps the doctor away. But if the doctor is handsome, then keep the apple away. ये भी कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये लोग कहते हैं। राइट जनाब, सो आगे बढ़ते हैं। और डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट, आज मजे के कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं। कभी कभी दिल करता है कि आप मुख्तलिफ तरह की जो है ना वो बातें भी करें। अच्छा, जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए, डॉक्टर्स हो गए या जिस तरह एडवोकेट होते हैं, इनकी फील्ड इस तरह की है इनको कि बड़ा आपको मैच्योर होना पड़ता है, अपनी चीज़ों को बहुत आप लोगों को डिसिप्लिन रहना पड़ता है, लाइफ में बड़ा ठहराव लाना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, लेकिन लाइफ में जब आप इंजॉय करना चाहते हैं या आपकी भी कुछ हॉबीज़ होंगी, तो वो किस तरह की हॉबीज़ हैं आपकी? क्या टाइम स्पेंड आप करना चाहते हैं जब आपको अच्छा टाइम मिलता है? हॉबीज़ तो रही नहीं, प्रोफेशन ही रह गया। प्रोफेशन रह गया, राइट। और दैट्स माय हॉबी, दैट्स माय पैशन नाउ। सर्जरी करना, सर्जरी करना, उसके नई नई चीज़ें सोचना, एंड टू फाइंड आउट सम बेटर वेज एंड सम इजी वेज एंड सम इकोनॉमिकल वेज टू ट्रीट माय पेशेंट। तो मेरा आजकल का टाइम इसी में गुजर जाता है। अच्छा। लेकिन पहले जो हॉबीज थी उसमें स्टैम्प कलेक्टिंग वगैरह, जब स्टूडेंट था। अच्छा, स्टैम्प कलेक्ट करते थे जब स्टूडेंट था, फिर उसके बाद फिर आई गिव इट अप। अब एक्सरसाइज वगैरह के लिए आई टेक आउट टाइम फॉर स्विमिंग इफ पॉसिबल, और हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि जैसे आपने कहा, जो मसरूफ़ होते हैं लोग अपना टाइम निकाल लेते हैं, तो यू कैन ऑर्गेनाइज योर सेल्फ एंड टेक द टाइम आउट। तो मैं
स्विमिंग कर लेता हूँ। राइट, आई थिंक वो टाइम जो है ना वो आप निकालें तो वो आपको रिलैक्स करता है, आपको थकाता नहीं है वो टाइम आपका, लेकिन वो टाइम निकलता ही नहीं है। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। डॉक्टर फसीउल्लाह मीर हमारे साथ मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। एयर, नोज़ और थ्रोट के हवाले से जो है वो डॉक्टर साहब से हम बात करें। टॉन्सिल्स के हवाले से डॉक्टर साहब से बात हुई और डॉक्टर साहब का कहना यही है कि ये सजेस्ट करते हैं आफ्टर सम टेस्ट के आया टॉन्सिल्स जो है वो निकाल देना बेहतर होगा, और बेहतर भी यही है कि उसके बाद आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार देते हैं, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट येस, आपका फिजिशियन आपको सजेस्ट करता है कि आपको किस डिसीजन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। गले का प्रॉब्लम अगर मौसमी तब्दीली के हवाले से हो, डॉक्टर साहब जिस तरह जो लोग ट्रेवल करते हैं, जो लोग जो है रूहानी सफ़र के लिए बढ़ते हैं, वो लोग तो फ्लू शॉट्स लगवा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। अगर मैं उन लोगों की बात करूं जिनका काम ऐसा है कि वो छुट्टी नहीं ले सकते, या आपका पब्लिक डीलिंग है और आप अच्छा नहीं है कि आप बार बार आपको छींकें आ रही हैं, फ्लू है, आपका गला ख़राब है, पब्लिक डीलिंग में इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है आपको और आप ऑफ भी नहीं ले सकते, तो ऐसे लोगों के लिए भी किसी तरह के कोई फ्लू शॉट्स या कुछ इंजेक्शन हैं कि वैक्सीनेशन है कि वो ये मौसम की तब्दीली के होने वाले जो असरात हैं इनसे बच सके? ठीक है, फ्लू शॉट्स को हम सजेस्ट करते हैं ऐसे बुज़ुर्गों में, ठीक है, जो जिनको खांसी होने का एहतमाल है, बार बार उनको बचाने के लिए। बच्चों में ओके, ऐसे पेशेंट्स में जो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन पर हों, ठीक है, यानी उनका ट्रांसप्लांट हुआ और ऐसी दवा ले रहे हैं कि उनकी वो बीमारी दबी रहे, और या ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज़ में जैसे लॉन्ग टर्म एंड वो देते हैं कोर्टिसोन वगैरह लो डोज, तो आर्थराइटिस वगैरह में, तो ऐसे पेशेंट को गला पकड़ लेना या नज़ले होने के बाद तबीयत ख़राब हो जाना ज़्यादा एहतमाल होता है उस बात का, तो उनको फ्लू शॉट्स देते हैं। फ्लू शॉट्स जो दिए जाते हैं ये इस मौसम के शुरू में, जैसे अब अभी तब्दीली हो रही है, ये दिन है फ्लू शॉट्स के, ठीक है, ताकि यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द विंटर्स, कि विंटर में जो एक वायरस आता है, हाँ, और जो बाज़ एपिडेमिक एक दफ़ा हुई थी 1958 में, मैं बच गया, यानी अबाउट 100,000 पीपल डाइड इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ फ्लू। So that was the worst year ever. The flu has affected the population all over the world. Oh my God. तो ये फ्लू एक ही दफ़ा देखा और मुझे भी हुआ था वो, अच्छा। तो वो मुझे याद है कि हर घर में फ्लू था, इसमें ये 1958 की बात है। अच्छा, ऐसा क्या था उस फ्लू की वजह से? वो वायरस था, और वो उसका वायरस जो है तब्दील होता रहता है। अभी भी ये फ्लू जो है एंडेमिक होता है, यानी हर एक खित्ते मखसूस हिस्से में होता रहता है, और बाज़ों की एपिडेमिक हो जाता है, तो फिर बड़ी मुसीबत है। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन आप ये देखें ना कि जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वहाँ पर उनका एक साथ बैठना, खेलना, एक साथ वो खा पी रहे होते हैं, उनमें कुछ बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उनको फ्लू है या उनका गला ख़राब है या बुखार है, तो आपस में एक्सचेंज होते हैं, इन्फेक्शन एक्सचेंज होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। बच्चा आपका सुबह हेल्दी गया है, माशाल्लाह से आपने उसको स्कूल भेजा है, वो वापस आया है तो वो ठीक रहा है, या उसको जो है उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, टेम्परेचर हो जाता है, तो यहाँ बच्चों के लिए कोई सेफेस्ट इस तरह की कोई कंडीशन की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने जाना है, अब तमाम बच्चों में पढ़ना भी है, अब कितने दिन बच्चे को घर बिठा लेंगे? एक बात अच्छी है कि वो बच्चे दूसरों में इम्यूनिटी पैदा कर रहे हैं, हाँ, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर। नंबर 2, मैं बच्चों के मुतालिक बता दूं, जो माएँ हैं बच्चों की अक्सर नाकें बहती हैं, कुछ बच्चों में एटोपिया कहते हैं, ये कंडीशन होती है कि छोटेपन में नज़ला वगैरह रहता है, खासा सुड़ करते रहते हैं, लेकिन व्हेन दे ग्रो अप, they grow to 16 and above, they come out of it. Okay. ये 16 years. ये 16 साल तक ये छोटा गड़बड़ चलता रहता है। ओहो, राइट, मतलब स्कूल से कॉलेज तक जाने तक ये प्रॉब्लम रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये बता रही हूँ जो स्कूल में है, जो एक्सचेंज हो जाते हैं इन्फेक्शन, इससे बचाव का कोई तरीका है? क्योंकि अगर एक बच्चा बीमार है तो ये तो इस मौसम के तो ये वायरल या इन्फेक्शन एक्सचेंज होते हैं ना? देखिए, ऐसे इन्फेक्शन जो दूसरे को लगने वाले हो तो स्कूल उनमें बच्चों को आने से मना कर देते हैं। अच्छा, तो ताकि दूसरे बच्चे बीमार ना हो। ओके। अच्छा, बाहर तो बड़ा अच्छा होता है
कि अगर एक को, मेरी बेटी को मीजल्स हुआ, वो इंग्लैंड में पढ़ रही थी, ए लेवल्स कर रही थी, उसको क्लास में आने से मना कर दिया, तो उसको हॉस्टल से निकाल के दूसरी का भेज दिया, हॉस्टल में नहीं रखा उससे। अच्छा। हाँ, वे वर वेरी अपसेट कि भाई क्या। तो उन्होंने अपने जो केयर टेकर थी, हॉस्टल की वार्डन थी, वो अपने घर ले गई, उसको वहाँ रखा, तो उसको सेपरेट कर दिया। यहाँ इतना ख्याल ज़रा नहीं होता है, होना चाहिए, ताकि दूसरों को जो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेशेंट को आइसोलेट करें, इसका मतलब ये कि आप उसकी भी हिफाजत करें, उसका भी ख्याल करें, और आप दूसरों को जो है वो आप महफूज करें, क्योंकि ये एक्सचेंज होता है, डबल होता रहता है, ये इन्फेक्शन जो है वो एक से दूसरे को लगता है। तो अगर आपके बच्चे को भी ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि इस तरह का प्रॉब्लम है, अच्छा यहाँ एक और भी आप परेशानी होती है कि आप ये कैसे जज करें कि आया ये इन्फेक्शन है या एक आम ये जो है ये फ्लू है, कि ये इसमें आप कैसे इस चीज़ को जज करेंगे डॉक्टर? मुश्किल हो जाता है, ये मुश्किल है ना। अब ये इस पे ये अब मुश्किल सवाल है, अब आप जवाब दें इस बात का, ये कैसे? मैं तो फौरन कह दूंगा आउट ऑफ कोर्स से। नहीं, इसमें होता है कि ये CSS का सवाल है, ये कहीं से भी आ सकता है। राइट। तो ये जो है ना, जिसको बार बार नज़ला हो रहा है, तो उसको तो इन्फेक्टिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, आमतौर पे अगर एक तरफ पैरोटाइटिस है, ये इन्फेक्टिव है, तो इसमें तो हम कहते हैं तौलिया भी अलग, अपने बर्तन भी अलग करना, जिसे गलसुए कहते हैं ना उर्दू में, तो ये इन्फेक्टिव है। तो फ्लू भी जो खांसी है, कॉफ करते हुए आप कहेंगे कि भाई कवर करो अपने आप को, लग सकती है। मैं बहुत दफ़ा पेशेंट से लेता रहता हूँ, अब लगाए रखते हैं मास्क। आप बैठे हुए मास्क आप लगाते हैं? लगाता हूँ, लेकिन कब तक भाई, तो अभी सांस लेने को भी दिक्कत है, इतने इन्फेक्शंस आ रहे होते हैं, डेफिनेटली। ठीक है कि इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है एक्सपोज रहने से, लेकिन अभी भी डर लगता है, क्योंकि किसी का आप गला देखें और बेख्याल में मास्क नहीं लगाया, उसने आपके मुंह पे खांस दिया, यू आर जस्ट यू हैड इट। तो रोज़ाना हम तो इस मुश्किल से गुजरते हैं। चलें, अल्लाह आपको महफूज रखे। लेकिन ऐसी ये है, अगर आपके घर में भी आप आज एक बात मज़ेदार मैं कहने वाला हूँ, देखिए, ये है कि अपने आप को बचाओ, पेशेंट को बचाओ। तो एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि आपके इंस्ट्रूमेंट क्लीन है, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा जी बिल्कुल क्लीन है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने क्लिनिक में लिख के लगा दूँ, हॉस्पिटल में, कि दिस इज पेशेंट्स राइट टू आस्क, हैव यू क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स टू ट्रीट मी, नंबर 1, हैव यू वॉश माई हैंड्स योर हैंड्स बिफोर टचिंग मी। तो ये हाइजीनिक अवेयरनेस होनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, दूसरों को आप इन्फेक्ट ना करें, क्रॉस इन्फेक्शंस ना हो। अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ों का भी ख्याल करें तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। और मैं अपने साथियों से कहता हूँ, अगर कोई पेशेंट पूछे तो आप परेशान ना हो, यू शुड बी सेफ एनफ टू गिव हिम अ सेफ ट्रीटमेंट। तो आपको अगर डॉक्टर से कोई सवाल पूछे तो पहले तो डॉक्टर अपना, अगर उसने चश्मा लगाया तो वो चश्मा थोड़ा नीचे करेगा, उसके बाद वो पेशेंट को, जैसे क्योंकि हमारे नॉर्मली लोग आदी नहीं है ना इस तरह के सवाल के, आदी नहीं है, हमारे एक सोशल जो है वो इस तरह का वो बन चुका है इस वक्त माहौल की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप राइट रखते हैं, लेकिन आपको कहा नहीं गया कि आप, क्योंकि आप हम आदी नहीं रहे उन तमाम बातों को सुनने के या कहने के, इसलिए जब वो की जाती हैं या सुनी जाती हैं तो आपको बहुत आउट ऑफ द कोर्स लगती हैं कि ये कोर्स से बाहर हैं। और जब हम इन्फेक्शन की बात कर रहे थे तो वहाँ एक और भी प्रॉब्लम, ये सबसे ज़्यादा जो है, जो मुझे बहुत वो लगती है, उलझन लगती है इसमें, जिस तरह हम स्कूल की बात कर रहे थे, अगर आपके घर में कोई एक शख्स अगर बीमार हो गया तो फिर लाजमी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो पूरा एक सर्कल चलता है कि एक के बाद एक घर का जो बेचारा जिसकी सबसे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना, आखिर तक वो सबकी खिदमत कर रहा होता है, सबके लिए किस खाना बना रहा होता है, उनकी खिदमत कर रहा होता है, ख्याल कर रहा होता है, और एंड में जाकर कहीं वो बेचारा भी बीमार ही हो जाता है, क्योंकि घर में इतना इन्फेक्शन जो है वो देख चुका होता है। तो ये इस मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ बता दें, अपने कोर्स की किताब में से कुछ ढूंढ लें, कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो एक के बाद ये जो राउंड चल रहा होता है ना, ये ना हो, किसी तरह इससे बच सकें। फ्लू शॉट्स अगर आप कहते हैं कि नहीं, इतना रिकमेंड नहीं है कि सबको लगाए जा सके, देखिए, वॉश योर हैंड्स, क्लीन वॉश योर हैंड्स, ठीक है। सेकेंडली, अगर ये गर्मियों में या सर्दियों में आंखें खराब हो किसी की, तो आप अपने क्लीन हैंड्स रखें, दैट्स द बेस्ट। ओके, यू कैन अवॉइड, बार बार हैंड वॉश करें, अपने हाथ अगर साफ नहीं हो तो अपने मुंह पे ना लगाएं, तौलिया अपना अलग रखें। ओके, ऐसे दिनों में जिसमें बर्तन अगर अलग कर लें आप, जैसे घर में इन्फेक्शन हो तो
उसको बुरा तो लगेगा जो बीमार है, तो जरा ऐसे माइंड करते हैं लोग। वैसे भी बीमारी में इंसान थोड़ा सा हो जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उन्हें बर्तन लगते हैं, बिल्कुल सेपरेट रखें। तो आइसोलेशन टू सम एक्सटेंट यू कैन प्रोवाइड एंड प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम गेटिंग इल। राइट इन तमाम चीज़ों पे ये थोड़े अरसे के लिए आप ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कोर्स में से हमने चीज़ें निकाली हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप कर सकते हैं और होपफुली कि आप इन तमाम चीज़ों से जो है वो महफूज रह सकें। दूसरी चीज़ ये कि एक और भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है, इम्पॉर्टेंट है या नहीं है या हमने शायद इस पर बहुत जो है वो इस पर बात कर ली, वो ये कि जब फ्लू हो तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, ज़रा 2-3 दिन फ्लू हो जाए उसके बाद में मेडिकेशन का इस्तेमाल करूँगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फ्लू की मेडिसिन आप इस्तेमाल कर लें लेकिन वो ब्लॉक हो जाएगा तो फिर और प्रॉब्लम है। यहाँ ये मसला भी बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। थैंक यू यहाँ मैं फंस जाता हूँ आकर, क्योंकि फ्लू होने के बाद कानों पर असर पड़ता है और एज अ रूल हम भी ये चाहते हैं कि आपके जिस्म में मदाफ़ियत खुद ही पैदा हो। एक दिन बुखार आता है, हम एंटीबायोटिक नहीं शुरू करना चाहते, नहीं देते हैं। ज़ुकाम थोड़ा सा हो जाए तो हम चाहते हैं आप जुशांदा नेचुरल चीज़ों पे रह के अपने आप को निकालें इससे। लेकिन एक बात है, वार्निंग दे रहा हूँ उन लोगों को जो सुन रहे हैं कि कान में दर्द हो फ़ौरन रुजू करें डॉक्टर से और एंटीबायोटिक आपने लेनी ही लेनी है, फिर सारी चीज़ें लेनी है फ्लू को भी ठीक करने के लिए, ज़ुकाम को भी ठीक करने के लिए। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि फ्लू के साथ अगर कान में दर्द होते आपने बहुत अच्छी दवाई लेनी, डॉक्टर को दिखाना, ENT सर्जन को दिखाना, क्योंकि कान के पर्दे के पीछे जो स्पेस है बहुत थोड़ा सा है, पर्दे के पीछे जो स्पेस है वो नाक में खुल रहा है और नाक के बारीक सुराख से खुल रहा है, नाक के पिछले हिस्से में। और पहले तो कान बंद लगेंगे, ठीक है, बंद होते हैं फ्लू में रह के, जैसे जहाज़ लैंडिंग के वक्त बंद होता है कान। और अगर दर्द हो गया तो अलार्म है कि वहाँ इन्फेक्शन हो रहा है और इन्फेक्शन को फ़ौरन कंट्रोल मांगता है। वरना कान में दर्द होके 2-4 घंटे में लीक कर जाता है और सुराख हो जाता है कान के पर्दे में। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ क्योंकि हमारे मुल्क में कान के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और बहुत इग्नोर्ड हैं ये। अनफॉर्चुनेटली कल मैं लड़काना से और सक्खर से और हैदराबाद से एटलीस्ट 10 पेशेंट्स फ्रॉम दीज 3 सिटीज़, 10-12 पेशेंट्स, और सबको ईयर का प्रॉब्लम था। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पास टीचिंग हॉस्पिटल अब हर कोने में है यार, दे आर नॉट डूइंग ईयर सर्जरीज, दे शुड डू इट। अगर टीचिंग वाले नहीं करेंगे, टीचिंग हॉस्पिटल पे जब आप लेते हैं लाइसेंस टीचिंग हॉस्पिटल का, तो आपने फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना होता है और फ्री ट्रीटमेंट में आपके ईयर सर्जरी इट्स मस्ट एंड करना पड़ता है, करें। अभी तक लोग डरते भी हैं सर्जरी कराते हुए और शायद डॉक्टर्स भी जो हैं वो डरते हैं करते हुए, शायद इस तरह का कुछ मसला है। नहीं, बात ये है कि एक ब्रेक डॉक्टर साहब, हाँ जी बिल्कुल, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, डॉक्टर फसीउल आमिर हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे थे मौसम की तब्दीली के हवाले से। गला ख़राब हो, फ्लू हो, खांसी हो, ज़ुकाम, ये बड़े आम से मसले हैं, लेकिन जब ये बढ़ते हैं, एक से दूसरे को लगते हैं, तो फिर पूरा घर जो है वो इसका शिकार हो जाता है। ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो कोई ऐसा कोई ख़ास रूल नहीं है जिसके ज़रिए कोई मेडिसिन या कोई इस तरह का कोई वैक्सीनेशन कि आप एक अपने आप को महफूज रख सकें, लेकिन हाँ, अगर आप अपना ख़याल करते हैं, आप एक दूसरे से महफूज रह सकते हैं इस तरह कि अगर किसी को इस तरह का कोई इन्फेक्शन है तो आप कोशिश करें कि उसको आप उसके बर्तनों को अलग कर दें या उसको अलग टॉवल दें या अलग थोड़े टाइम के लिए जो है उसको कहें कि वो अपने आप को कवर करके रखे, तो इससे आपके घर वाले दूसरे जो हैं वो महफूज रह सकते हैं। स्पेशली बच्चे जो हैं, जब आपको फ्लू होता है तो आप कहते हैं बच्चों को पास ना लाओ ताकि बच्चे बेचारे जो हैं वो बीमार ना हो जाएं। छोटी छोटी सी नोज़ होती है उनकी, फ्लू हो जाता है, इतना प्रॉब्लम होता है उनको, और बच्चे सबसे ज़्यादा इस मौसम में जो है वो बीमार हो रहे होते हैं। और डॉक्टर साहब, जाओ हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं,
उनकी जब पहली सर्दी आती है या जब पहली गर्मी आती है तो वो एक माँ के लिए एक बड़ा इम्तिहान होता है, पूरे घर वालों के लिए, कि अब ये इस मौसम में इसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। ये आप उसका एक इम्यूनिटी टेस्ट होता है आने वाला मौसम। अब जो बच्चे जिनके जो न्यूबॉर्न हैं, जिनकी पहली सर्दियां हैं, अब इस मौसम में की तरफ जब वो बढ़ेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे जो माशाल्लाह से एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ इस सर्दी को गुजार जाएंगे। कुछ बच्चों को वही प्रॉब्लम, उनकी एलर्जी जो है वो सामने निकल कर आ जाएगी, कुछ के साथ फ्लू का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो एलर्जीज होती हैं वो भी ट्रिगर हो जाती हैं इस मौसम में। हाँ, एहसास बढ़ जाती है। अच्छा, बच्चों की बात कर रहे हैं तो मुझे याद है कि बच्चों को पानी का और मिट्टी का खेल बहुत पसंद है। बिल्कुल, ठीक है ना। और इस मौसम में वो नंगे पैर, जो अभी तो सर्दी कराची में तो शुरू नहीं हुई, तो लेकिन जैसे सर्दी शुरू होगी, हाँ, या ऊपर हमारे शुमाली पाकिस्तान में सर्दी शुरू होगी, तो बच्चे यूजुअली दे डोंट बॉदर, चले आते हैं पानी में और इसमें, तो उनके पैर गर्म रहें, पैर गर्म, हाँ, सॉक्स पहनाएं, नंगे पैर ना जाएं। राइट, तो यू कैन नॉट स्टॉप देम, लेकिन जैसे वो पानी में उससे खेल के उनको गर्म कर लें, मोजे वगैरह पहना दें। मट्टी खाने का पता नहीं क्यों शौक होता है बच्चों को, बहुत छुप छुप के कॉर्नर से मट्टी निकाल के, या इवन जो है जो पेंट हुआ हुआ होता है ना उसको भी निकाल के, कुछ बच्चों को इतना वो जो है वो आदी होते हैं इस मट्टी को खाने के, उनको आदत पड़ जाती है इस चीज़ की, और वो बच्चों के पेट में कीड़े भी करते हैं, नुकसान करते हैं। डॉक्टर साहब ये मुल्तानी मिट्टी तो बिकती भी थी दुकानों पर, मुल्तानी मिट्टी बिकती थी, अब वो लोग उसको वो भी पता नहीं कैसे खा लेते हैं, या वो तो ख़वातीन भी स्पेशली उसका इस्तेमाल करी होती थी। लेकिन यस, ये एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली नुकसानदेह, आप कैसे कह सकते हैं कि आप बच्चे जो हैं, लेकिन बच्चे इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उससे उनके पेट भी ख़राब हो जाते हैं, इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो लेकिन कुछ बच्चे इतने शरारती होते हैं ना कि माँ बेचारी कंट्रोल नहीं कर पाती, और वो इस तरह की तमाम मसाइल जो है वो पेश आते हैं, फिर इन्फेक्शन हो गया या पेट का दर्द होना। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि हसासियत जब बढ़ जाती है तो फिर उसके लिए आप प्रॉपर मेडिकेशंस हैं इतनी यंग एज में बच्चे के लिए क्या किया जाए? इन्फेंट्स में या 2 साल से कम में एंटी एलर्जिक हम कम से कम देते हैं, ठीक है, बिल्कुल ना देने के बराबर। सही। तो उस छोटे बच्चों को, इन्फेंट्स को जो गोद में होते हैं ना, वजन नामौलूद की बात हो रही, उनका नेबुलाइज कराएं। नेबुलाइजर हर घर में होना चाहिए अब तो, या स्टीम से या नॉर्मल सेलाइन से नेबुलाइज करें। नाक बंद हो जाती है, नॉर्मल सेलाइन के कतरे डालें ताकि क्रस्टिंग कम हो। बच्चे क्रस्ट निकाल भी तो नहीं सकते ना, हर आदमी तो अडल्ट सुबह बाथरूम में यही काम करता है, तो इनका साइलेंसर चौक हो जाता है तो फिर बेचारे बड़े परेशान होते हैं, बता भी नहीं सकते कि किस प्रॉब्लम में है। और वो उनको सोते वक्त आप न्यूबलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जागते वक्त वो बहुत परेशान हो जाते हैं जब आप उनको न्यूबलाइज करते हैं ना। सो वो, क्योंकि मेरी कज़न है, उनकी जो बेटी है उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है एस्मा का, और वो इतनी बेचारी परेशान होती है, वो सोते हुए उसको न्यूबलाइज करना और ये तमाम चीज़ें। बट ये यंग एज में ये आजकल के माँ बाप समझदार भी हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब वो समझते हैं कि इतनी यंग एज में मेरा बच्चा जो है वो एस्मा का पेशेंट है या उसको एलर्जी है। वरना पहले तो इन तमाम चीज़ों को समझा ही नहीं जाता था, या बड़े कहते थे नहीं ये क्या चीज़ें हैं, ये बच्चों के साथ थोड़ी हो सकती हैं। हाँ, ये बड़ी तशवीश की बात है कि आपका छोटा सा बच्चा इस तरह की बीमारी में मुब्तला है, लेकिन हाँ ये तमाम चीज़ें एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं। तो डॉक्टर साहब लाइफस्टाइल में फ़र्क पड़ता है या बेहतरी हो सकती है जब इतनी यंग एज में चीज़ें या बीमारियाँ सामने आ जाती हैं? तो God helps them, you know, God nature उसमें फिर रेजिस्टेंस डेवलप होता है, ठीक है, और बड़े होते हुए जैसे मैंने कहा इस एलर्जी से निकल आते हैं बाहर आमतौर पर, और जो नहीं निकलते उन्हें एस्मा रहता है, फिर उसको कंट्रोल में रखना पड़ता है। तो देखिए कुदरत ने एक निज़ाम रखा है, सारे लोग हेल्दी नहीं है, सारे लोग वेल्दी नहीं है, सारे लोग एक जैसे नहीं है, तो डिफरेंस तो रहेगा। तो इसी तरह जिस्म के सेहत में भी कुछ लोग ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, कुछ लोग जल्दी से एहसास होते हैं, तो डिफरेंट नेचर्स होती है। लेकिन उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं, जो ज़्यादा हिसास है उनको सपोर्ट कर दिया, जिनको आपने मोज़े पहनाया, ज़्यादा ख्याल कर लिया। माएँ भी करती हैं, 2-3 बच्चों में एक होता है जो ज़्यादा सेंसिटिव, उसकी तरफ ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। बाकी तो
रफ टफ निकल आते हैं। कोई एक होता है जो जिसने बड़ी मुश्किलें अम्मा को दी होती हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो यही ऐसा ही है। जिस तरह हर जहन एक जैसा नहीं होता, इसी तरह क़ुव्वत मुदाफ़अत में भी जो है वो हर बच्चा आपका एक जैसा नहीं होता। लेकिन यस, आपको ख्याल रखना है। डॉक्टर आपने कहा कि जिस तरह आप सॉक्स पहना के रखें, कोशिश करें, लेकिन बहुत ज़्यादा भी कवर ना करें। हम इतना ज़्यादा ढक देते हैं वो भी परेशानी का बाइस बनता है ना बच्चे के लिए, कि वो बेचारे कहते हैं मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन सी दुनिया में ले आए हैं मुझे, कि मुझे बिल्कुल जो है वो नहीं कह सकता, वो नहीं बता सकता। तो माँ होती है, माँ समझ जाती है, लेकिन उसको फिर भी वो प्रोटेक्शन के तौर पर या उसको बचाने के लिए इतना भी ज़्यादा आप कवर ना करें। डॉक्टर साहब ने कहा कि हेड कवर होना चाहिए और आप उनके पैर जो हैं उनको कवर करके रखें। बाकी जो उनके प्यारे प्यारे हाथ हैं उनको अगर आप खुला छोड़ दें तो इतना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा, बड़ों की जिस तरह हम बात कर रहे थे, बड़ों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम पंजाब साइड की बात करें तो डॉक्टर साहब वहाँ पर मैंने देखा है लोग कानों पर भी जो है ना उन्होंने वो कवर्स लगाए हुए होते हैं, जो वो हेड्स पहने होते हैं या जो वो टोपियाँ पहनते हैं, तो कान भी, क्योंकि वहाँ पर धुंध इतनी होती है, सर्दी इतनी होती है कि सुबह मतलब बहुत आप इतनी धुंध है, सुबह तक जो है वो आप कुछ देख नहीं पा रहे होते हैं। इतनी सर्दी में कानों में जो है वो तकलीफ़ भी शुरू हो जाती है सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों को। तो इन मौसमों में जहाँ शदीद सर्दी हो, वहाँ सर्दी भी तो बीमारी का बाइस बनती होगी ना, कानों के या इस तरह के अमराज में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। लेकिन कुदरत ने हर चीज़ का डिफेंस रखा है ना। अब जैसे फिर वो टेक्निक्स निकाल लेते हैं, खाली कान को कवर कर लिया या इस तरह दे गेट यूज टू इट। हम जो सर्दी से हम घबराते हैं, लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए एक नॉर्मल सी बात है, उनको आदत है। जैसे अल्टीट्यूड पे लोग रह रहे हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो जिससे हम अपने आप को उस तरह मॉडिफाई कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, ताकि वो कम प्रेशर में जो ऑक्सीजन है तो उसकी वजह से उनको बीमारी नहीं होती। लेकिन उनको हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है क्योंकि ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं उनके। तो दिस कंपनसेटरी मैकेनिज्म एवरीवेयर। तो कुदरत हैज़ गॉट इट्स ओन वे एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस आर मॉडिफिकेशन, उनके एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं। राइट तो मतलब हम जहाँ होते हैं उस चीज़ को हम पहले हम देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जो भी हम ज़ाहिरी तौर पर कर पाते हैं, और उसके बाद हम एक मैसेज अपने ब्रेन को दे देते हैं, और वो उस हिसाब से जो है वो हमें वहाँ पर सेट कर देता है, एडजस्ट कर देता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के एडजस्टमेंट के लिए ना। डॉक्टर साहब आप देखिए, हम यहाँ पर हैं, अब हमें लगता है भाई बहुत सर्दी, लेकिन येस लोग वहाँ रहते हैं, ना सिर्फ रहते हैं, अपने काम करते हैं, उनका लाइफस्टाइल है एंड दे आर हैप्पी, वो खुश ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमें लगता है कि शायद कोई बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत जुल्म हो रहा है। और लोग देखिए ना ग्लेशियर्स पर जाते हैं। उस दिन मैं एक चैनल पर देख रही थी कि वहाँ पर वो बता रहे थे कि जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो वहाँ पर उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, बट लोग वहाँ जाते हैं। सलाम है हमारे फौजियों को जो सियाचिन पर देखिए -40 डिग्रीज पर वो अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, ड्यूटीज दे रहे हैं, जहाँ पर आपको दिल नहीं करता होगा कि आप उस कैंप से बाहर निकलें। वहाँ पर वो अलर्ट जो हैं वो बैठे हैं, और वहाँ पर वो अपनी फैमिली से दूर हैं, किसी तरह की कोई एंटरटेनमेंट तो बहुत दूर की बात, कोई अपना उनके पास नहीं। ईद हो, त्यौहार हो, कोई खुशी हो, हर चीज़ उनकी वहीं पर मौजूद है, और हम यहाँ पर बैठे, हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, आप अपनी जो है वो ड्यूटी दे रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो वहाँ पर कहीं खुशकी में, कहीं जो है समंदर में, कहीं मुख्तलिफ़ जगहों पर, बॉर्डर्स पर हमारी हिफाजत करें। तो ये आसान बात नहीं होती। माँ का रोल अदा कर रहे हैं, हमें इतना बचा रहे हैं। और ये चीज़ अगर मैं बहुत ही कहना चाहिए ना सतही बात करूं तो शायद ये चीज़ कोई भी शख्स जो है ये बग़ैर मतलब ये चीज़ इंसान को, आप कहें ना आपको कि आपको कोई लाखों रुपए भी दे दे तो आप जिसने नहीं करना होगा वो ये चीज़ नहीं करेगा। इसके लिए आपको ईमान की ताकत चाहिए, इसके लिए आपको मोहब्बत चाहिए। जब आपको मोहब्बत होती है ना अपने मुल्क से, तभी आप इस जज्बे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें पैसा वैसा कोई अहमियत का हामिल नहीं है, वरना दुनिया में लोग बड़े सारे काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि शायद अल्लाह ने उनको वो तौफीक नहीं दी होती जो उन लोगों को मिली है जो वहाँ बैठ कर जो है इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तो यकीनन इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने
पूरी जो हमारी मीडिया की बरादरी है उसकी तरफ से और डॉक्टर साहब अपने पूरी मेडिसिन की फील्ड की तरफ से उन तमाम जवानों को जो है अपने सलाम पेश करेंगे कि इसी तरह वो शादो आबाद रहें और इस मुल्क की सलामती और बका के लिए जो है वो कोशिशें करते रहें और अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और डॉक्टर साहब कहाँ से बात जो है वो कहाँ चली जाती है? कराची से सियाचिन। कराची से सियाचिन चली जाती है। हम सबको कवर कर रहे होते हैं ना डॉक्टर साहब। इस तरह के भी जो हमारे पेशेंट्स आते हैं आपके पास, मतलब आपका रहता है इन लोगों से भी एक्सपोजर रहता है आपका? सियाचिन वालों से? नहीं, सियाचिन वालों से नहीं, मतलब कभी आपने इस तरह की कोई इवेंट्स की हों या आपकी कोई कॉन्फ्रेंसेस रही हों जहाँ पर आपके इस तरह के लोगों के फोर्सेस के लोगों से आपकी मुलाकात हुई हो? फोर्सेस के ENT सर्जन्स हैं, मुलाकातें रहती हैं उनसे। अच्छा। तो वहाँ किससे सुनते रहते हैं कि सियाचिन पे क्या होता है। हाँ। तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू नो व्हेन यू हियर यू अप्रिशिएट कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं लोग। डेफिनेटली डेफिनेटली। हर जगह के हिसाब से अल्लाह ने इंसान के अंदर एक जो है सलाहियत पैदा की होती है कि वो अपने माहौल में एडजस्ट करने की हिम्मत रखता है। बट द पॉइंट इज़ कि आप अपने अंदर की विल पावर को इस्तेमाल कैसे करते हैं, आपके अंदर का जो सिस्टम है आपने उसको कमांड कैसे करना है। जब आप कमांड कर देते हैं तो सिस्टम वैसे ही जो है वो ऑपरेट करने लग जाता है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको अगर हम समझ जाएं, हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम को फंक्शन करें। क्यों भाई, हमने अपने अपने प्रोग्राम को खुद चलाना है और जितना बेहतर सकते हैं वो शायद दूसरा ऑपरेट करेगा तो फंक्शन में जो है वो थोड़ी सी खराबी आ जाएगी डॉक्टर साहब। लेकिन हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, शायद इसलिए भी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। बस प्रॉब्लम होने वाली हो जाती है, लेकिन ये कि वी शुड टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ। हर आदमी इनफरादी तौर पर अपने तौर पर कोशिश करे कि क्लीनलीनेस, माहौल को साफ रखें, बाहर कचरा ना फेंकें, अपने हाथ धोएं अपना। तो अगर हम अपने घर से शुरू करें तो पूरा मुल्क साफ रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल करें और तो आपको देख के लोग फॉलो करेंगे आपको, और जब आपको फॉलो करेंगे उसको अडॉप्ट करेंगे तो आप एक चीज़, आपका जिहाद शुरू होता है अपने आप से कि आप वहाँ से शुरू करें तो पूरा मुल्क जो है हेल्दी एनवायरनमेंट बन जाएगा। उस दिन मुझे नहीं पता इस पर कितनी बात हुई या इसका क्या रिज़ल्ट निकला, लेकिन मैं सुन रही थी कि शायद आई थिंक सिंध असेंबली में भी जो है ये पान और गुटखे पर भी कुछ बात की जा रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अगर इस पर जो है वो बैन कर दिया जाता है इसको, और इस पर पहले भी बहुत सारी बात हुई है। लेकिन जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि आप अपने अपने हिस्से का काम करें, आप अपने हिस्से की सफाई करने की कोशिश करें, तो ये भी आपका बहुत बड़ा हिस्सा है, आपकी सेहत का भी और मुआशरे का भी। जिस तरह आप देखें हमारे यहाँ दीवारें कितनी लोग ख़राब कर देते हैं, कॉर्नर्स देखें आप सड़कों पर, इधर उधर आप जो है वहाँ पर स्पिट करते हैं तो कितना ख़राब हो जाता है। डॉक्टर साहब अगर इस हवाले से कोई बिल पास होता है तो ये कितनी अच्छी बात है। गबोल साहब ने पाबंदी लगाई थी गुटखे पान पर, खाने पर, ड्यूटी पर, अस्पतालों में, और मेरा ख्याल ये है कि ये बिल बहुत अच्छा आ रहा है। और हमें इंडिविजुअली हर आदमी को, किसी को आप पान खाता हुआ देखें 2 मिनट में उसे समझाएं कि भैया कैंसर करता है, प्लीज ना खाओ। ठीक है, बुरा मानेगा, वो आपको क्या बोलेगा, वो कहेगा तुम अपना काम करो और मुझे मेरे काम के लिए जाना है। ये मेरे साथ हो चुका है। अच्छा। इसलिए मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रही हूँ। ये जब आप शो करके जाते हैं ना तो मैं ऐसा काम करती हूँ लोगों के साथ, तो वो मुझे कहते हैं, जो कहते हैं ना वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये प्रॉब्लम है, किसी को समझाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। लेकिन अगर मुश्किल काम है तो हमने उस काम को छोड़ना तो नहीं है ना, मुश्किल काम को भी आपने करना है, क्योंकि मुश्किल काम भी कर करके एक मुश्किल टास्क होते हैं लेकिन आप उनको कंप्लीट कर पाते हैं। यस, बट अगर ये गवर्नमेंट के लेवल पर इन तमाम चीज़ों पर इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि हम वो लोग हैं जब हम पर ये डर होता है ना हमें कि अगर ये काम करेंगे तो उस पर हमें फ़ाइन चार्ज हो जाएगा या इसके बदले में हमें ये नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वो जो उस बदले का खौफ है ना वो शायद हमें चीज़ों से रोकता है। और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत बेहतर है अगर आप इन तमाम चीज़ों से बचेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बेहतर जानते हैं कि डॉक्टर साहब मुंह के कैंसर आप खुद बताते हैं कितना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब बड़ा दुख होता है उनको देखकर, और बड़े बेहिस लोग हैं अपने आप के लिए। वो मेरा एक पेशेंट था, ही डाइड ऑफ कैंसर, उसका भाई अभी तक पान खाता है। दुख होता है, इतनी अकल खराब है लोगों की। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्हें मैंने समझाया, उन्होंने छोड़ दिया। तो इसलिए मैं अपने एफर्ट्स कभी किसी को देखता हूँ
मेरे पास क्लिनिक में कोई आता है, मैं बाल्टी लेके कहते हैं इसमें थूक दो। ओके। ओह यस। तो वो शर्मिंदा होता है, नहीं डॉक्टर साहब मैंने कहा नहीं, मुझे आपको मैं छुड़वाना चाहता हूँ, आप छोड़ दें। बच्चे को गोद में ले आते हैं, मैं कहा इनसे प्यार है, प्लीज़ छोड़ दो ना, दे नीड यू, आपको आपकी ज़रूरत है इनको, अपने आप को सेहतमंद रखें। ये बड़ा अच्छा बिल आ रहा है, इंशाल्लाह ये आएगा तो और कम हो जाएगा। इवन के स्मोकिंग की भी अगर आप बात करें तो उसकी परसेंटेज भी जो है वो एक रिपोर्ट के मुताबिक वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, और जिसमें ख़वातीन की तादाद भी जो है वो बढ़ रही है, जो स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई है। इस पर भी इंशाल्लाह अगर मौका हुआ किसी दिन तो मैं वो एक रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आऊँगी और उस पर हम इंशाल्लाह बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का। एक ब्रेक इंशाल्लाह लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।